आज हम बात करेंगे बीएड के 101 कोड के बारे में, जिसका अध्ययन आज टॉपिक है। उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समाजीकरण। और ये क्वेश्चन आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि समाजीकरण क्या होता है। देखो, हम हिंदी से ही स्पष्ट करते हैं। समाजीकरण मतलब समाज में अपना स्थान बनाना ही समाजीकरण कहलाता है। जैसे बच्चा होता है या मानव होता है, जब बच्चा होता है, बच्चा से थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा से फिर वयस्क बन जाता है, फिर किशोरावस्था में आ जाता है। तब उसकी जो बुद्धि होती है वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है। अब इस मैच्योर को और मैच्योरिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस बच्चे को शिक्षा देनी पड़ेगी। और सबसे पहली जो शिक्षिका होती है उसकी माँ होती है। अगर माँ उस बच्चे को शिक्षा अच्छी देती है, फिर धीरे धीरे वो वातावरण से सीखता है, परिवेश से सीखता है, अपने चारों तरफ जो घटनाएं होती हैं उनसे सीखता है। इस आधार पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता रहता है। मतलब जो शिक्षा पर निर्भर करता है सर्वांगीण विकास। अगर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि उसका चारों तरफ से माइंड खुल जाना। चारों तरफ से माइंड खुलने का मतलब यह नहीं है कि माइंड कहीं पर बंधा हुआ है, नहीं, उसकी सोचने और समझने की क्षमता जागृत हो जाना, ये होता है सर्वांगीण का मतलब। ठीक है, तो देखो, अगर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। और जब सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो वो समाज में रहने किस प्रकार से रहा जाता है, किस प्रकार से किस व्यक्ति से कैसी बात की जाती है, ये सब चीजों के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लेता है और एक अपना अच्छा दायित्व स्थापित कर लेता है समाज में। यही कहलाता है समाजीकरण। देखो, समाजीकरण का अर्थ होता है मीन्स ऑफ द सोशलाइजेशन होता है क्या? बालक में समाज का स्वरूप प्रदान करना होता है। बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, उसे जब तक हम या हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं बताएंगे कि ये आपके ताऊ हैं, कि ये आपके चाचा हैं, कि ये आपकी ये मदर क्या नाम आंटी हैं, कि ये आपका ये ब्रदर है, तब तक बच्चा नहीं जानता। तो उसे हमें सिखाया जाता है। तो यही तो लिख रहे हैं हम, बालक में समाज का स्वरूप प्रदान करता है। मतलब पहली शिक्षा देने से लगे, ये लल्ला ये तेरा भैया है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये ताई है, तो वो मुस्कुरा देता है। तो इसका मतलब क्या है? उसने समाज में धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। फिर आता है अंतःक्रियाएं। अब जैसे ही वो पैर जमाना शुरू कर देगा तो वो अपने बाबा को देख के मुस्कुराना शुरू करेगा। मुस्कुरा रहा है, और बाबा आ रहे हो तो ऐसे गोदी गिली करेगा, है नहीं? और बाबा कहीं पर खड़े हुए हैं तो भागते हुए जाएगा, टाटा करते हुए जाएगा। तो यही क्या हो रहा है? उसकी अंतः क्रियाएं हो रही हैं। उसमें फिर क्या होता है? अंतः क्रिया से क्या होता है? उसमें नैतिकता आ जाती है। अरे बाबा नमस्ते, बाबा जय कर ले, बाबा से जय कर ले, तो उसमें क्या आ रही है? नैतिकता आ रही है, मानवीय रूप आने लगता है। अरे उनका बच्चा बड़ा अच्छा है, अच्छा होता, दिल खुश हो जाता है उसको देख के। तो उसमें क्या आ रही है? मानवता आ रही है। क्रियात्मक आ रहा है, क्रियात्मक समूह हो जाता है। और जैसे ही उसकी क्या नाम है उम्र बढ़ती जाती है तो एक ग्रुप का सदस्य बन जाता है। एक क्या बन जाता है? ग्रुप का सदस्य बन जाता है। ठीक है, बालक का जो कल्याण होता है वो मानव और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बालक का कल्याण, मानव का जो कल्याण होता है वो बालक और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब बालक और व्यक्ति एक दूसरे में सामंजस्य बैठा लेंगे तभी मानव का कल्याण हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? किस किस चीज पर निर्भर करता है? वो करता है सामाजिक आत्म नियंत्रण आ जाती है। अब जैसे कहते हैं मोटिवेशन देखते हैं हम लोग,
मोटिवेशन देखते हैं तो मोटिवेशन क्या होता है, हम उनके अंदर क्या करते हैं, एक जो आंतरिक जो शक्ति है, एनर्जी पावर है, उसको उत्साहित करते हैं। नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं प्रयास करो प्रयास करो। तो हम क्या करते हैं, आंतरिक शक्ति को उसकी उजागर करते हैं, बढ़ाते हैं और समाज में उत्तरदायित्व और उसका एक अपना स्थान प्राप्त हो जाता है। संतुलन व्यक्ति का निर्माण हो जाता है और वह एक समाज में रहने लायक हो जाता है। इसी के आधार पर व्यक्ति समाज में अपना एक स्थान ले लेता है। समझ गए, समाज का समझ में आ गया। ठीक, अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं समाज के बारे में, हम वो बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे थे हम, और परिभाषा है, पहली परिभाषा है सामाजिकरण की, वो है H.H. जॉनसन के अनुसार। H.H. जॉनसन के अनुसार देखो H.H. जॉनसन साहब क्या कहते हैं, H.H. जॉनसन साहब क्या कहते हैं, बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छी परिभाषा है, और एक मिनट, तो जॉनसन साहब क्या कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रकार की सीखना है। सामाजिकरण एक प्रकार का क्या है, सीखना है। इन्होंने बताया कि H.H. जॉनसन ने बताया सामाजिकरण क्या है, एक प्रकार का सीखना है। क्या है, सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। और इसका मतलब क्या होता है, ये कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के लायक बनाते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारा H.H. जॉनसन ने। H.H. जॉनसन ने क्या कहा था, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। सामाजिक कार्य करने के योग्य का मतलब क्या होता है, समाज में जो कार्य होते हैं उनमें करने के लिए योग्य बनाता है। तो H.H. जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सीखा जाता है, और सीखने से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाता है, समाज में उत्तरदायित्व निभाता है। ठीक है, फिर कहते हैं अगले जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं, समाजशास्त्री आ जाते हैं, उनका नाम है वोगार्ट्स के अनुसार। अब वोगार्ट्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा सामाजिकरण क्या है, सीखना है। ये क्या कह रहा है, सामाजिकरण मिलकर काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने को विकसित करने और दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं द्वारा निर्दिष्ट होता है। और वोगार्ट्स ने क्या बताया था, वोगार्ट्स ने बताया था कि जो सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण है आप कोई भी कार्य को किस में करेंगे, समूह में करेंगे। वोगार्ट्स ने बताया था किसी भी कार्य को आप समूह में करेंगे, उसका उत्तरदायित्व अच्छा निभाएंगे। और H.H. जॉनसन ने कहा था कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। सोरोकिन के अनुसार, अब अगले हमारे समाजशास्त्री आ जाते हैं, कौन, सोरोकिन। सोरोकिन ने क्या बताया था, सोरोकिन ने बोला था सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के अंतरीकरण की प्रक्रिया है। सोरोकिन ने क्या बताया था, सोरोकिन ने बताया था कि जो सामाजिकरण है वो सांस्कृतिक और वैचारिक तत्वों के, सांस्कृतिक मतलब आपका रहन सहन, ठीक है, नाचना गाना कूदना, ये सब क्या है, वैचारिक तत्व। किसी के साथ नम्रता का पेश आना, मधुरता की आवाज, मधुरता से बोलना, अपने बिहेवियर को स्पष्ट रूप से दिखाना, यही क्या होता है, वैचारिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद था ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ने क्या कहा था कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता हासिल
करके समाज का मान और कुशल सहयोग सदस्य बन जाता है। मतलब जिन्होंने ड्रेवर ने कहा था कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्राप्त करके वह समाज में एक मान्य व्यक्ति बन जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। फिर आते हैं आपके अगले जो समाजशास्त्री हैं वो आगवन और निम्कॉफ। ये कहते हैं कि सामाजिक शब्द कुछ समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से डिफाइन किया है कि जिसमें व्यक्ति मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति मानव के रूप में, मतलब ऐसा ये पॉइंट किसने कहा था, किस समाजशास्त्री ने कहा था कि व्यक्ति मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका आंसर आएगा आगवन और निम्कॉफ ने। ठीक है। सोरेकिन के अनुसार सोरेकिन ने क्या कहा था कि सोरेकिन ने कहा था कि सामाजिकरण में आप क्या करेंगे, सांस्कृतिक और वैचारिकता का परिचय देंगे। और वोगट्स ने क्या कहा था, वोगट्स ने कहा था सामाजिकरण से क्या करते हैं, सामाजिकरण से एक कार्य करने का समूह का निर्माण करते हैं। और एच.एस. ऑर्गेन्सन ने कहा था कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। अब हम आपको बताएंगे कि सामाजिकरण सिद्धांत क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे, सामाजिकरण सिद्धांत। आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज में बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए, बच्चे का लालन पालन होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहला है कि बच्चे का पालन पोषण अच्छा होना चाहिए, सहानुभूति उसकी अच्छी होनी चाहिए, सहकारिता अच्छी उसकी होनी चाहिए, उसको निर्देश अच्छे दिए जाने चाहिए, उसमें आत्मीकरण होना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उसे सामाजिक शिक्षण देना चाहिए और पुरस्कार एवं दंड भी देना चाहिए समय समय पर। तो देखो बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन सी होती है, पालन पोषण। अगर बच्चे का पालन पोषण ठीक है, सही सलामत है, मीन्स पालन पोषण मतलब क्या होता है कि बच्चा है उसको किस प्रकार से उसका रहन सहन है, उसके परिवार का किस प्रकार से रहन सहन है, उसके वातावरण का किस प्रकार से रहन सहन है, उसके पड़ोसी का किस प्रकार से रहन सहन है, इन सब चीजों की अगर बात करते हैं तो पालन पोषण में आता है। अब क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली में जिसे ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है, ज्वाइंट फैमिली में बच्चे की देखभाल अच्छी होती है और जो सिंगल फैमिली होती है उसमें बच्चे की देखभाल कम हो पाती है। इसका आंसर है सर ऐसा कैसे होता है, इसका ऐसे इसलिए होता है कि अगर जॉइंट फैमिली होती है उसमें मेंबर्स की अधिकता ज़्यादा होती है, उसमें कोई ना कोई बच्चे पर नज़र रखता रहता है। और जो सिंगल फैमिली होती है जैसे माता पिता और बच्चे होते हैं तो उसमें बच्चे की देखभाल कम हो पाती है। इसलिए बच्चे का लालन पोषण ज्वाइंट फैमिली में अगर होता है तो उसका लालन पोषण बहुत अच्छा होता है। उसकी देखरेख, लालन पोषण का मतलब क्या होता है, उसकी देखरेख। अगर उसकी देखरेख अच्छी है तो बच्चे में सामाजिकरण की क्षमता अधिक विकसित हो जाएगी, अच्छी विकसित हो जाएगी। इसके बाद आती है सहानुभूति। सहानुभूति क्या होता है, सहानुभूति से क्या होती है, सहानुभूति में आता है आपका प्रेम। सहानुभूति में क्या होता है, प्रेम है और अप्रत्य की भावना आ जाती है। अगर बच्चे में जैसे बच्चे का अगर लालन पोषण अच्छा है तो उसके अंदर सहानुभूति आना शुरू हो जाएगी, प्रेम आना शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अरे ये मेरी चाचा चाची 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 कह के चिल्लाएगा। अगर आंटी आ रही है तो आंटी आंटी कह के चिल्लाएगा। और अगर सिंगलर है तो उसके माइंड की जो विकसित है, माइंड विकसित नहीं हो पाता है, क्यों, वह उतनी ही चीजों में क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। इसलिए परिवार को एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में चलाया जाए जिससे कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इस सामाजिकता को बहुत अच्छी तरह से गहन कर सके, उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए, उसमें क्या नाम है, अप्रत्य की भावना उत्पन्न हो जाए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, उसमें अप्रत्य की भावना आ जाएगी तो उसमें बच्चे का क्या हो जाएगा, उसके अंदर सहानुभूति
आ जाएगी। फिर आता है सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है सहयोग करना। जैसे पापा जी क्या कर रहे हैं, पापा जी ये क्या नाम है, अगर गाड़ी को साफ कर रहे हैं तो बच्चा भी कपड़ा लेके क्या करना शुरू कर देगा, गाड़ी को साफ करना शुरू कर देगा। अगर मतलब नकल करना शुरू कर देगा। एक कहने का मतलब होता है सहयोग, नकल करना अलग होता है और सहयोग करना अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो मेरा बच्चा होगा वो भी पेंसिल लिखना शुरू कर देगा। तो जैसा मैं देख मेरा सहयोग करेगा, मैं कहूंगा बेटा वो चीज लेके आओ तो वो चीज मुझे उठा के देगा। ठीक है, तो उसमें होता है सहकारिता का मतलब होता है सहयोगकर्ता के रूप में सामाजिकता में प्रवेश करता है। इसके बाद आता है निर्देश देना। हमने बच्चे से कह दिया बच्चा क्या नाम है ये मोबाइल लेके जाओ और वहां से उठा के लेके आओ, या हम कहेंगे कि बच्चा मम्मी से वो हमारा ऐनक ले आओ। अब बच्चा ऐनक नहीं जानता है ना, तो अब उसकी मम्मी कहेंगी लो ये रहा ऐनक। तो दोबारा में हम उसे निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सीख चुका है। क्या निर्देश उसको हमने दे दिया, उसने सीख लिया, इसी को ऐनक कहा जाता है। ठीक है, उसमें सामाजिक व्यवहारता आ जाती है। और आत्मीकरण क्या होता है, आत्मीकरण आता है वो माता पिता से आता है, परिवार से आता है। कैसे, लल्ला कहाँ है, मुस्का दो मुस्कान शुरू कर दिया, मम्मी कहती है मुस्का दो, और चाचा वो भी मुस्कान शुरू कर दिया। मतलब उस बच्चे के अंदर से एक भावना उत्पन्न हो जाती है, ये मेरे चाचा हैं, अरे ये तो मेरे पड़ोसी हैं। कहीं पर लड़ाई हो रही है, जैसे हम आपको बताएं कहीं पर लड़ाई हो रही है, और अगर पहले तो अपने परिवार का ही पहुंच जाएगा तो और आजा, और अगर पड़ोसी पहुंच जाएगा तो पड़ोसी ने कह दिए तो फिर भी आ गया। मतलब उसके अंदर से क्या गया, आत्म भावना उत्पन्न हो गई, जागृत हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, आत्मीकरण कहते हैं। समझ गए। इसकी बात आता है आपका अनुकरण करना। अनुकरण करना मतलब परिवार में बच्चे को किस प्रकार से उसे सिखाया जा रहा है। बच्चा जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही सीखता है। परिवार से ही, पहले परिवार से सीखेगा, फिर वातावरण से सीखेगा, पास पड़ोसी से सीखेगा। फिर आता है सामाजिक शिक्षण। जो सामाजिक शिक्षण है वो परिवार से ही प्रारंभ होता है। जैसे सामाजिक शिक्षण, ये मम्मी जो सबसे सामाजिक शिक्षण की जो अध्यापिका होती हैं वो मदर होती हैं। मदर ही सिखाती हैं, ये आपके चाचू हैं, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी ताई हैं, ये आपके दादा हैं, ये आपके चाचा, ये आपकी मम्मी क्या नाम है बुआ हैं। इन सब चीज़ों को जो नॉलेज देती है वो माता होती है। इसलिए इसे सामाजिक शिक्षण के रूप में परिवार को दिया जाता है। और परिवार में भी किसको दिया जाता है, माँ के लिए। पुरस्कार एवं दंड। अब बच्चे को दंड भी देना चाहिए और पुरस्कार भी देना चाहिए। बच्चे ने अगर कोई काम किया, देखो समझो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बच्चे की हीनता उत्पन्न होती है। अगर बच्चे ने कोई काम किया और वो उत्साहित से कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित मत करना, उसे उत्साहित करना, उसे दंडित मत करना। अब देखो जब कोई कार्य करता, कोई भी बच्चा है, मैं सही चाहूं आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसमें क्या आती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और वहीं पर हमें उससे उत्साहित करना चाहिए। अरे बच्चा ने बहुत अच्छा किया, ताली बजाओ, है ना। हम जैसे हम लोग का नाम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके लिए पढ़ावाते हैं और उन्हें पढ़ देता है कोई, तो हम उसके लिए ताली बजाते हैं और वो एकदम फूल के सही हो जाता है। तो उसके अंदर क्या, आत्मीकरण को जागृत करो। ठीक है। और अगर अब ये भी नहीं है कि गलत करा पड़ा तो उसे डांटना भी चाहिए, ये नहीं, डांटना भी चाहिए और उसे पुरस्कार भी करना चाहिए। यही आपका सामाजिकरण हो गया। तो सामाजिकरण के कितने पहलू हैं, पहला है आपका पालन पोषण, दूसरा आपका सहानुभूति, तीसरा है आपका सहकारिता, चौथा है आपका निर्देश करना, पांचवा है आत्मीकरण, छठा है आपका अनुकरण करना, सातवां है सामाजिकरण के निर्देश शिक्षण, और आठवां है पुरस्कार। तो पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक शिक्षण, पालन पोषण, सहकारिता, निर्देश देना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। सामाजिकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण के 3 सिद्धांत हैं। पहला है व्यवहारवादी परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत, और तीसरा है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। देखो व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी क्रियावादी
परस्पर सिद्धांत। दूसरा है प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत। दूसरा है प्रतीकात्मक व्यतिकरण व्यक्तिपरक सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत में क्या बताया गया है कि व्यक्ति को आप किस प्रकार से परखेंगे। और तीसरा है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। और इसमें बताया गया है कि आप व्यक्ति को किस प्रकार की क्रिया करके उसे परखेंगे। देखो इसमें कह रहा है व्यवहारवादी परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। व्यवहार के आधार पर ये हमारे अब ये पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत किसने दिया था। व्यवहारवादी क्रियात्मक परस्पर सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज सी होम्स ने। पहला प्रश्न आपका यही हो सकता है कि व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज सी होम्स ने। दोबारा फिर सुन लो, परस्पर क्रियावादी व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो वो है जॉर्ज सी होम्स ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रतीकात्मक व्यक्तिकरण परक का सिद्धांत किसने दिया था, कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीड ने। प्रतीकात्मक व्यक्तिकरण परक सिद्धांत किसने दिया था, कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीड ने। प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत किसने दिया था, कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीड ने। मेरे साथ बोलो, प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत किसने दिया था, आपका आंसर आएगा कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीड ने। पहला सिद्धांत व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत जॉर्ज सी होम्स ने दिया था। प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीड ने दिया था। फिर आता है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो मर्टन टाइलकोट और पार्सन्स ने। प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया था, मर्टन टालकोट पार्सन ने। प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया था, मर्टन टालकोट पार्सन्स ने। व्यवहारवादी परस्पर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज सी होम्स ने। प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत किसने दिया था, कूले, सोरोकिन और जॉर्ज मीड ने। प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया था, मर्टन टालकोट पार्सन्स ने। यहां से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके बाद व्यवहारवादी, इसमें ये हमारे जॉर्ज सी होम्स थे। उन्होंने कहा मैं इस चीज पर का नाम है जोर नहीं डालता कि बच्चा क्या व्यक्ति कैसे सीखता है और सीखकर क्या करेगा और क्या सीखता है। मैं उस चीज पर गौर देता हूं, उस चीज पर ध्यान देता हूं कि वह प्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है, बस। और यहीं पर ये क्या हो गया, बेचारे फेल हो गए। जॉर्ज सी होम्स ने कहा कि मैं इस चीज पर गौर नहीं देता कि व्यक्ति किस प्रकार से सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्यों सीख रहा है। मैं तो इस बात पर गौर देता हूं कि वह प्रतीकात्मक सीख रहा है या प्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है। और यहीं पर क्या हो, बेचारे फेल हो गए। ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे कूले, सोरोकिन और जॉर्ज। इन्होंने कहा था कि प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इन्होंने कहा है, देखो, सामाजिकरण मूल्यों को आत्मसात करने या संस्कृति, अर्थों, प्रतिमानों, आदतों आदि को संचरण करने की प्रक्रिया है जिसमें परिमाण स्वरूप व्यक्ति को सामाजिक कण के रूप में बदला जा सकता है। देखो, इसमें कूले, सोरोकिन ने कहा था कि मैं व्यक्ति को उस प्रकार से बदलना चाहता हूं कि उसके अंदर आत्मसात कर्ण है, उसके अंदर व्यवहारता कितनी है, उसके अंदर क्या नाम है संस्कृति कितनी है। हम इन चीजों पर गौर देते हैं और किसी चीज पर गौर नहीं देते हैं। तब ये कहीं कुछ हद तक तो सही था, लेकिन ये भी क्या हो गया,
फेल हो गया। इसके बाद आते हैं प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने कहा था कि हम व्यक्ति की सामाजिक और आत्म साथ की क्रिया पर निर्भर करते हैं, क्रिया पर जोर देते हैं, और ये प्रक्रिया परिस्थितियों के बीच हमेशा चलती रहती है। इसलिए यही सिद्धांत क्या रहा, यही सिद्धांत हमेशा लागू किया गया। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। व्यवहारवादी परस्पर क्रियावाद सिद्धांत किसने दिया था? जार्सी होम्स ने दिया था। इन्होंने किस बात पर जोर दिया था? इन्होंने कहा था मैं सीखने पर जोर नहीं देता हूं, क्या सीखता उस पर भी जोर नहीं देता हूं, क्यों सीखता उस पर भी जोर नहीं देता हूं, मैं इस चीज पर जोर देता हूं कि वह प्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है। यहां पर ये क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक। दूसरा प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत, ये किसने दिया था? कूले और सोरेकिन और जॉन्स मीड ने कहा था कि हम व्यक्ति के प्रतिमानों, आदतों आदि पर जोर देते हैं, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और परिणाम स्वरूप उसमें हम व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। इसके बाद आता है हमारा प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि हम सामाजिक करण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को आंतरिक आत्मसातीकरण और समाज के फलस्वरूप उसे सामाजिकता के फलस्वरूप उसे बदलते हैं, और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। इस क्रिया को ही प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, जो मर्टन टॉलकोट पार्सन्स ने दिया था। ओके, ठीक। सामाजिकरण की अवस्थाएं, सामाजिकरण की अवस्थाएं क्या होती हैं? सामाजिकरण की अवस्थाएं होती हैं 4: किशोरावस्था, अंतर्हित अवस्था, गुदावस्था, मौखिक अवस्था। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? किशोरावस्था, अंतर्हित अवस्था, गुदावस्था और मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था, गुदावस्था, अंतर्हित अवस्था और किशोरावस्था। सामान्यीकरण की अवस्थाएं कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? नंबर 1 किशोरावस्था, नंबर 2 अंतर्हित अवस्था, नंबर 3 गुदावस्था, नंबर 4 मौखिक अवस्था। बात करते हैं किशोरावस्था कितने प्रकार की होती हैं? 4। कौन कौन सी? किशोरावस्था, अंतर्हित अवस्था, नंबर 3 गुदावस्था, नंबर 4 मौखिक अवस्था। ठीक है। ये आपकी किशोरावस्था होती है, किस उम्र से लेके किस उम्र तक चलती है? तो वो आपकी 12 से लेके 21 वर्ष तक चलती है। किस उम्र से लेके किस उम्र तक चलती है? 12 साल से लेके 21 साल तक की उम्र तक चलती है। और क्या होता है इसमें? किशोरावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास बढ़ जाता है। सामाजिक विकास क्या हो जाता है? सामाजिकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और क्या हो जाता है? माता पिता की स्वतंत्रता से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। माता पिता की स्वतंत्रता से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। और ये विभिन्न लिंगी, जैसे लड़की है तो लड़का से बात करना ज्यादा पसंद करेगी, और लड़का है तो लड़की से ज्यादा बात करना पसंद करेगा। किस उम्र में? 12 से 21 वर्ष की अवस्था में। वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। किससे आजादी मिल जाती है? माता पिता के नियंत्रण से आजादी मिल जाती है। किसमें विकास हो जाता है? सामाजिकता में विकास हो जाता है। सामाजिकता इसके अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा आता है अंतर्हित अवस्था। अंतर्हित अवस्था होती है, ये 4 साल से प्रारंभ होती है। किसी किसी बुक में आपको 4 से 12 लिखा है, और किसी बुक में 4 से 13 लिखा है। तो मैंने आपको दोनों लिख के दे दिया है कि 4 से 12 और 13। अंतरावृद्ध हो जाता है। अंतरावृद्ध का मतलब होता है उसके अंदर से माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन में कुछ समस्या पैदा होने लगती हैं, उसमें कुछ क्या नाम है, विसंगतियां होने उत्पन्न करने लगता है। ठीक है। और
वहां से क्या सीखता है, सामाजिकता को सीखता है। सामाजिकता को विकास किस उम्र की अवस्था में सीखता है, तो 4 से 12 और 13 वर्ष की अवस्था में सीखता है। ये बात क्लियर हो गई। और इसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस नहीं कर सकता, अंतर में थोड़ी सामंजस्य बैठ जाती है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी गुदावस्था। गुदावस्था होती है, ये प्रथम वर्ष से 3 वर्ष तक चलती है। मतलब 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक की आयु होती है गुदावस्था की। गुदावस्था की आयु कितनी होती है, 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक की आयु होती है। गुदावस्था कितनी होती है, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु तक होती है गुदावस्था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका मौखिक अवस्था। क्या होती है, मौखिक अवस्था होती है जन्म से चलती है। बच्चा क्या करता है, जब जन्म लेता है तो बोलना सीख जाता है, नहीं अंगा करता है, तो माँ से वो मौखिक बात करता है, अपनी एक्टिविटी को दिखाता है और माँ उसको क्या कर जाती है, समझ जाती है कि बच्चा भूखा है। ये कौन सी अवस्था होती है, ये जन्म से चलती है। और धीरे धीरे जब उसका क्या नाम विकास होता जाता है, तब वह भूख पर क्या करना शुरू कर देता है, नियंत्रण करना सीख जाता है। ये सामाजिक की अवस्था थी। ठीक है।